Hello everyone, welcome to our social science class. Students, today we will start chapter 12, Turkish invasion in North India of DAV publication class 7th. In our previous video, we had completed our chapter 11 in which we had learned about the small kingdoms in South India, in which we had learned about Cholas, not Cheras, we had learned only about Cholas and Pandyas. So आज हम लोग करेंगे टर्किश इन्वेशन के बारे में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेशन बेटा? इन्वेशन होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना या कहीं पर ज़बरदस्ती जाना. तो दैट इज़ टर्किश इन्वेशन इन नॉर्थ इंडिया. टर्किश उन लोगों को बोलते हैं जो टर्क या तुर्क, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं तुर्क. जो तुर्क के रहने वाले लोग हैं उनको हम तुर्की या इंग्लिश में आप कह सकते हैं उनको हम टर्किश बोलते हैं. तो हाउ, व्हेन, व्हाई दे invaded India, that we'll do in this chapter. Let's begin our today's class. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to specific regions, though they constantly aspired to expand their boundaries. अब इसमें क्या है, हमने पढ़ा था अलग अलग रीजन्स के बारे में. हमने जो है अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, इन नॉर्थ इंडिया आल्सो, इन साउथ इंडिया आल्सो. एंड व्हाट वी हैड लर्नड दैट दे यूज्ड टू फाइट और दे यूज्ड टू डू वॉर विद ईच अदर जस्ट टू एक्सपैंड देयर एम्पायर, जस्ट टू एक्सपैंड देयर एरियाज़. और इसी के कारण एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या कि जो इंडियन जो एम्पायर्स थे, जो इंडियन किंगडम्स थे, दे बिकेम वीक बिकॉज देयर वॉज पॉलिटिकल डिसयूनिटी, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी नहीं थी. दिस अट्रैक्टेड इन्वेशंस बाय दी तुर्क्स. और इसी कारण से देखो बेटा होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपस में दो लोगों की, दो दोस्तों की या दो फैमिली मेम्बर में ही आपस में किसी की लड़ाई होगी तो तीसरा तो फ़ायदा उठाता है. एंड दैट ओनली थिंग हैपेंड इन केस ऑफ इंडिया एंड द टर्किश. अब्बासिद कैलिफ ऑफ बगदाद रिक्रूटेड द टर्क्स एज गार्ड एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स. अब अब्बासिद जो है ये एक आप कह सकते हैं मुस्लिम जो रिलीजन है, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो फर्स्ट था, द वन वाज कॉल्ड द अब्बासिद कैलिफ. और कैलिफ होते हैं हमारे मुस्लिम गुरु, जो मुस्लिम्स के जो धार्मिक गुरु हैं, जो रिलीजियस उनके जो गुरु हैं, उनको कैलिफ या खलीफा, एक और वर्ड यूज़ होता है खलीफा, ठीक है, तो उनको कैलिफ या खलीफा बोला जाता है. तो उन्होंने क्या किया, दे रिक्रूट होता है किसी को नियुक्त करना, किसी को नौकरी देना. तो उन्होंने टर्क्स को, यानी जो तुर्किश लोग थे, उनको अपनी आर्मी में एज अ सोल्जर रखा. बिकॉज जो तुर्किश पीपल थे बेटा, दोज वर वेरी गुड वॉरियर्स. उनकी जो युद्ध कला थी वो बहुत अच्छी थी. बाय द एंड ऑफ द 9th century द पावर ऑफ कैलिफ वीकन. लेकिन धीरे धीरे इन तुर्क ये जो खलीफाज थे, जो कैलिफ्स थे, इनकी पावर धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी. एंड ये जो टर्किश सोल्जर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ओवर रूल करना शुरू कर दिया. एंड दे टुक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस. और जहाँ जहाँ भी जो है मुस्लिम पावर थोड़ी डाउन हुई, इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, या वो कमज़ोर हुई, वहीं पर टर्किश सोल्जर्स ने क्या कर दिया, अपना राज जो है वहाँ पे उन्होंने करना शुरू कर दिया. सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ. वन गवर्नर हु कंकर्ड गजनी इन अफगानिस्तान स्टार्टेड अ न्यू लाइनेज ऑफ रूलर्स नोन एज गजनवीज. तो जहाँ जहाँ जो भी एरिया उनको मिला, ठीक है, आज के टाइम पे जो अफ़गानिस्तान है, बगदाद है, वो एरिया वो कहीं ना कहीं बेटा अर्ली इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. पाकिस्तान हो गया, काबुल हो गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, ऑल दिस वाज द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. तो उन्होंने क्या किया, दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस. कुछ टर्किश सोल्जर ने क्या किया, अपने आप को, जो मुस्लिम खलीफाज थे उनसे अपने आप को आज़ाद करवाया. एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स. उन्होंने कुछ एरियाज़ को जीता युद्ध करके. एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स द गवर्नर. और उसमें से एक जगह थी, that was Ghazni. Ghazni is a name of a place. उन्होंने क्या किया, he conquered the Ghazni in Afghanistan and started a new lineage of rulers. उन्होंने एक नई डायनेस्टी की आप कह सकते हो शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा गजनवीज़.
गजनवीज मतलब रूलर्स ऑफ गजनी। तो क्योंकि उन्होंने गजनी नाम की जगह पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, दैट्स वाई दे वर कॉल्ड गजनवीज। ओके, तो यू कैन सी हियर इन द मैप आल्सो इट इज़ गिवन, दिस वॉज द एरिया ऑफ अरब्स, है ना। यहाँ पे हमारे प्रतिहारास थे, परमारास थे। ये हमने साउथ इंडिया पिछली बार किया था, जहाँ पे हमारे चोलास एंड पांड्यास थे। तो ये जो नॉर्थ इंडियन पार्ट है हमारा, इस साइड से, अरब की साइड से, अफ़गान की साइड से, हमने अभी देखा गजनी ने कहाँ पे सबसे पहले अपना रूल स्टैब्लिश किया, अफ़गान में, गजनी में। तो इन्हीं गजनवीज़, अब ये गजनवीज़ कौन थे, ये तुर्क सोल्जर्स थे। तो इन्हीं टर्किश सोल्जर्स ने उसी डायरेक्शन से व्हाट दे डिड, दे इन्वेडेड इंडिया इन द नदर्न पार्ट। द नेक्स्ट इज मोहम्मद गजनी वॉज बॉर्न, अभी मोहम्मद गजनी देखो उसका नाम क्यों पड़ा, महमूद उसका नाम था, गजनी क्योंकि उसने गजनी नाम की जगह को रूल किया था तो उसका नाम क्या पड़ गया, महमूद गजनी। और इसके बाद जितने भी इसके सक्सेसर्स आए उन सब ने अपने नेम के पीछे क्या लगाया, गजनी, क्योंकि उसने देखो गजनी को जब विन किया था तो उसने गजनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी थी वहाँ पे। तो ही वॉज बॉर्न इन 971 CE, ही असेंडेड द थ्रोन इन 998 में जो है ही असेंडेड द थ्रोन, वो जो है राजा बन चुका था। ही डिसाइडेड टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर द गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर हैड बिकम वीक ड्यू टू फ्रीक्वेंट बैटल्स विद पल्लवास एंड राष्ट्रकूटास। तो उसने कहा, उसने पूरी देखो जानकारी, इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की होगी। हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ महमूद गजनी। तो ही कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अपने दूतों के द्वारा, अपने जो इनके मैसेंजर्स होते थे उनके द्वारा ही कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट ही केम टू नो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, अगर हम लोग बात करते हैं, इस पार्ट में जो है गुर्जर प्रतिहारास थे, गुजरात का, राजस्थान का हिस्सा है ना, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारास थे। तो उनको पता चला कि यहाँ पर क्या है, दे हैड बिकम वीक। क्यों, क्योंकि इनके लगातार युद्ध हो रहे थे, किस किस के साथ, पल्लवास एंड राष्ट्रकूटास के साथ। तो इसने क्या किया, इसने उठाया उसका फ़ायदा एंड ही डिसाइडेड टू इन्वेड, मतलब आक्रमण, इसने जो है उनके ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोचा। महमूद गजनी ने इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स। और देखो बेटा कि महमूद गजनवी ने अब 27 साल के अंदर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 27 ईयर्स, ही इन्वेडेड इंडिया, उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, फॉर 17 टाइम्स। ही वॉन्टेड टू मेक गजनी अ स्मॉल हिली एंड पुअर रीजन इनटू अ पावरफुल एम्पायर। अब क्योंकि उनका मेन एम्पायर क्या था, अफगानिस्तान का जो गजनी प्लेस थी वो उनकी मेन एम्पायर थी। बट व्हाट ही वांटेड टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी, एक्सपैंड हिज एम्पायर। वो अपने उस छोटे सा जो उनका एरिया था, किंगडम था, उसको एक पावरफुल एम्पायर में इस्टेब्लिश करना चाहता था। सो ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासन। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। अब उसको इंडिया में अट्रैक्ट किसने किया, हम सब जानते हैं इंडिया को क्या बोलते थे बेटा, सोने की चिड़िया। तो उसी वेल्थ ने, यहाँ पे जो इतनी दौलत थी, यहाँ पे जो इतना पैसा था, उसी ने जो है महमूद गजनवी को क्या किया, अट्रैक्ट किया। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया लाइक नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज। तो अब ये क्या करता था, ये यहाँ पे जो कस्बे थे वेयर रिच पीपल यूज टू लिव, एंड वो मंदिर, उनको लूटता था और वो लेकर वो अपने वापस चला जाता था। तो ही स्टार्टेड लूटिंग द प्लेसेस इन द नॉर्थ इंडिया। हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल। और इसका जो सबसे बड़ा जो इसने आक्रमण किया और जो सबसे बड़ी जो इसने लूट की थी, दैट वॉज इन सोमनाथ टेम्पल इन 1025 CE। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है, गुजरात में। इसके ऊपर किसने अटैक किया था, महमूद गजनी ने। राजपूत वॉरियर्स पुट अप अ स्टिफ रेसिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। अब राजपूत ने जो है रोकने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, पर वो लोग हार गए। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़। और जीतने के बाद महमूद ने क्या किया, वहाँ पर जो मूर्ति थी, आइडल हेयर मीन्स मूर्ति,
तो जो मूर्ति थी उसने उस मूर्ति को भी तोड़ दिया, क्योंकि वो मूर्ति बहुत बड़ी थी, तो ही वॉज नॉट एबल टू टेक इट ऑल अलोन, दैट्स वाई ही ब्रोक इट। एंड ही ऑल्सो लूटेड द प्रॉपर्टी। वहाँ पे जो भी देखो, जो बेटा मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है ना, लोग दान देते हैं पूजा के टाइम पे, तो वो सब कुछ उसने वहाँ से लूट लिया, जो कि ऑलमोस्ट इट वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ अराउंड 20 मिलियन रुपीज़ एट दैट टाइम। Some historians are of the opinion that the main objective of Mahmud Ghaznavi was to propagate Islam and gain popularity among Muslim। देखो, अब हिस्टोरिकल्स जो थे उनकी भी अपनी अपनी सोच थी। कुछ सोचते थे कि ये सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए हमला करता था, कुछ सोचते थे ये अपने आप को ये जस्ट वांटेड टू बिकम रिच, इसलिए वो आता था, आक्रमण करता था और साथ में ही लूट कर मंदिरों को या जहाँ से भी उसको वेल्थ मिलती थी, ही यूज्ड टू लूट एंड जस्ट गो अवे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते थे कि वो इस्लाम धर्म को और ज़्यादा आगे फैलाना चाहता था, ठीक है, एंड वट ही वॉन्टेड टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग मुस्लिम, और मुस्लिम लोगों के बीच में वो पॉपुलर होना चाहता था। ही वॉन्टेड टू मेक हिमसेल्फ मोर पावरफुल एंड पॉपुलर अमंग द मुस्लिम पीपल। Mahmud's invasion exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India। तो महमूद ने जो इतनी बार भारत पर आक्रमण किए, अब उनको रोकने के लिए जो इंडियन किंगडम्स थे, जो इंडियन रूलर्स थे, दे यूज्ड टू अटैक बैक, लेकिन दे वर ग्रेट वॉरियर्स, जिससे कि जो इंडियन किंगडम्स थे दे कंटिन्यूड टू डिक्लाइन, और दे वर सो वीकेंड कि फाइनली जो मुस्लिम थे, अभी महमूद कौन था, वो भी तो मुस्लिम था ना, तो नाउ दे वर पेव्ड द वे होता है रास्ता मिल जाना, तो उनको एक रास्ता मिल गया जिसके थ्रू वो इंडिया में अपना रोल इस्टेब्लिश धीरे धीरे करने में कामयाब हो गए। ट्रेड इंटरेस्ट आल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम टू सेटल इन इंडिया। बहुत सारे मुस्लिम अलग अलग जो है कारणों से भारत में वो लोग आए। जैसे महमूद आता था लूट करने के लिए, कुछ लोग व्यापारी बनकर आए कि यहाँ पे आके व्यापार करेंगे। ऐसे जो अंग्रेज़ थे वो भी क्या करने आए थे, व्यापारी तो करने आए थे हमारे इंडिया में। So this period also saw the development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. But Mahmud's destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. तो ये जो समय था when Muslim invaders invaded our country, there was a mixture reaction. देखो, इंडियन और मुस्लिम जो कल्चर था, दे केम टुगेदर, दे स्टार्टेड नोइंग ईच अदर, सो देयर वाज ए कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द इस्लामिक पीपल। लेकिन फ़ायदा कम था और नुकसान सबसे बड़ा था। नुकसान क्या था, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, क्योंकि हमारी विरासतें क्या थी, हमारे मंदिर, और उनको किसने लूट लिया था, महमूद ने। तो महमूद क्या करता था, मंदिरों में जाता था, वहाँ तोड़ फोड़ करता था, मूर्तियाँ तोड़ देता था, और जो सोने की मूर्तियाँ या जो भी कीमती वहाँ पे सामान होता था उनको लूट कर ले जाता था। तो ये जो डिस्ट्रक्शन की महमूद ने ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स, कितनी अच्छी कला देखो उन मंदिरों पे की होती थी। सो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू द इंडियन हेरिटेज। सो स्टूडेंट्स, here our today's class is finished. You have to read your chapter till here. I hope that it is clear to you all. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. We'll continue the chapter in our next video. Have a good day.